हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृतिका भाग 1 का अध्याय नंबर 3 रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, इस पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कि आपने कल की वीडियो में इस पाठ का सार पढ़ा होगा, आज हम इस पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था बच्चों कि ये जो पाठ है रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। एकांकी क्या है कि रूपक एक ऐसा रूपक जो एक ही अंक में पूरा हो जाए, या हम दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि छोटे उपन्यास को हम क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि रीढ़ की हड्डी, जैसे कि इस पाठ का नाम ही है, आप सभी को पता होगा कि रीढ़ जो है वो हमारे शरीर का एक आवश्यक अंग है, एक मुख्य शरीर का हिस्सा है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी स्वाभिमान का प्रतीक माना गया है, उसे स्वाभिमान का प्रतीक कहा गया है। इसमें लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने समाज की पुरानी परंपराओं को कहा है कि उन्हें लचीला होना चाहिए। जो परंपराएं समय के अनुसार उन्हें बदलते रहना चाहिए। जो परंपराएं हित में नहीं होती वे हमारे लिए क्या बन जाती हैं, नासूर बन जाती हैं। अतः हमें उन परंपराओं को बदल देना चाहिए ताकि हमारा जो समाज है वो सुचारू रूप से चल सके। बच्चों, इस पाठ को जब हम अध्ययन करेंगे तो इस पाठ को पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये शंकर जैसे जो लड़के हैं वो इस समाज में एक बोझ के समान हैं। इसमें लेखक ने ये बताना चाहा है कि जो पुरुष प्रधान समाज हमारा है उसके ऊपर एक प्रहार किया है, व्यंग किया है कि जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान है और स्त्रियों को एक सजावट की वस्तु माना गया है। इसमें गोपाल प्रसाद और शंकर के माध्यम से इस बात को बताया गया है। तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पहला पेज आप चाहे निकाल लीजिए। पेज नंबर जो है वो हमारा है 27। वहाँ से मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, पहले ही पेज से। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिस महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बच्चों, ये जो एकांकी है ये कहाँ से शुरू होती है? ये राम स्वरूप, जैसे कल मैंने पात्रों के बारे में आपको वर्णन बताया था कि उमा इस एकांकी की मुख्य नायिका हैं और उमा के पिता कौन है? राम स्वरूप। ये जो एकांकी है शुरू कहाँ से होती है? ये कि जब उमा के घर में किसी लड़के वाले ने आना है, उसके पिता ने, लड़के ने, और उसके पिता अर्थात शंकर और उसके जो पिता हैं गोपाल प्रसाद जी, वो उमा को देखने के लिए आ रहे हैं। और जब हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम अपने घर को कैसे सजाते हैं, तो ये एकांकी जो है में शुरुआत में ये बताया गया है कि किस प्रकार से राम स्वरूप अपने नौकर के साथ अपने ड्राइंग रूम को सजा रहे हैं, क्योंकि आज उमा को देखने के लिए शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद आ रहे हैं। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस, बिछा दूं साहब, जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बांट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है। ही बापू हंसता क्यों है? अबे हमने तो जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था। कलसों मीन्स क्या होता है बच्चों? घड़ों से, लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर,
यूं हाँ बस। और सुन, बहूजी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। घर की मालकिन बच्चों मीन्स उमा की जो माँ है उसका क्या नाम बताया गया था? प्रेमा। वो उस कमरे में प्रवेश करती है। गंदुमी रंग, गंदुमी मीन्स गेहुआ रंग, छोटा कद, उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है कि उसकी माँ है वो गेहूं रंग की और उनका छोटा कद है। चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। भीगी बिल्ली मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि दबा हुआ सा, कि चुपचाप उसके पीछे पीछे नौकर आ रहा है। खाली हाथ बाबू साहब, राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोबी की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल आए हो और फिर ना जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रत्न। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहाँ तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए मीन्स नाराज होना, नाराज होकर। अर्थात प्रेमा की बातों से ये लगता है कि शंकर और उसके जो पिता जो उसे देखने के लिए आ रहे हैं वो उमा को पसंद नहीं है, इसलिए वो नाराज सी घूम रही है। तो प्रेमा जो है अपने पति राम स्वरूप से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो बेटी है, तुम्हारी लाडली बेटी है, वो तो मुंह फुलाए हुए बैठी हुई है। राम स्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके हार गई। जतन मीन्स प्रयत्न करके, कोशिश करके हार गई। अर्थात माँ ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उमा को वो घर या वो लड़का पसंद नहीं है। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के लक्षण तो ही अनोखे हैं। अर्थात जो प्रेमा है वो अपने पति राम स्वरूप से कह रही हैं कि क्योंकि राम स्वरूप जो है ये कह रहे हैं कि बहुत ही यत्न करके मैंने ये रिश्ता की शुरुआत की है। तो उसकी माँ ये स्वीकार कर रही है कि मैंने तो उमा को बहुत मनाने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर भी नाराज़ है। तो वो सारा दोष जो है वो अपने पति पर ही डाल रही है, क्योंकि वो कह रही है कि मैंने तो इसीलिए कहा था कि तुम इसे ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ नहीं, तुमने ही उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा लिया है कि वो मेरी बात नहीं सुनती। क्योंकि इस बातचीत से ये पता चलता है कि प्रेमा जो है वो लड़कियों के पढ़ाई के पक्षधर में नहीं है, जबकि राम स्वरूप जो हैं वो लड़कियों की पढ़ाई के पक्षधर हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को बीए तक
पढ़ाई करवाई, बीए की पढ़ाई करवाई। इससे ये पता चलता है कि राम स्वरूप जो हैं वो लड़कियों की पढ़ाने के हक में हैं। उसकी माँ ये कह रही है कि मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि इसको आई सिखा लेते। और यहाँ तक कि ये स्त्री सुबोधनी क्या है, एक ग्रंथ है जिसमें स्त्रियों से जुड़ी हुई समस्याएं, उनकी सलाहें उस ग्रंथ में बताई जाती हैं। तो वो कहते हैं कि सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती हैं कि क्या तुम्हारी बीए और एमए की पढ़ाई होगी। अर्थात माँ के प्रेमा के अनुसार जो है स्त्री को या लड़की को उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि वो स्त्री सुबोधनी या ग्रंथों को पढ़ सके। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के वो हक में नहीं है। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बजाता होता है ना, ग्रामाफोन बजा होता है ना प्रेमा, क्यों? राम स्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर अब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती है। ठिठोली मीन्स मजाक ही सूझता है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देरी ही कितनी रह गई है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़कियां कितनी ही सुंदर हों, बिना टीम टाम के भले कौन पूछता है। इसी मारे मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन का की नफरत है। मेरा कहना है कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। प्रेमा बता रही है कि क्योंकि जब कोई भी लड़के वाला देखने के लिए आता है तो स्त्रियां जो हैं या लड़कियां जो हैं वो मेकअप कर कर आती हैं ताकि वो और अधिक सुंदर लगने लगे। इसलिए माँ ने उसके आगे पाउडर वो वगैरह, उसके आगे मेकअप वगैरह का सामान जो है उसके आगे रख दिया। लेकिन उमा को तो ये है कि जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही उनके सामने जाऊँ। अर्थात उसे ये पाउडर या बाहरी दिखावा जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो शिकायत कर रही हैं अपने पति से कि मैंने तो वो सभी मेकअप का सामान इसके सामने रखा है, लेकिन वो उसे तो जन्म से ही इन चीज़ों से नफरत है। इसलिए मैं तो तुम्हारी लड़की से बाज आई, अर्थात मैं तुम्हारी लड़की को सही रास्ते पर नहीं ला सकती। राम स्वरूप, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। क्योंकि उसके पिता राम स्वरूप का भी मानना है, क्योंकि आजकल की लड़कियां जो है मेकअप या पाउडर वगैरह या क्रीम बहुत ज़्यादा लगाती हैं, और आजकल की लड़कियां फैशन करने के लिए और सुंदर लगने के लिए इन पाउडरों का इस्तेमाल करती हैं, और इसीलिए पाउडर का जो कारोबार है, व्यवसाय है, वो चल रहा है। तो वो उनका ये मानना है कि अगर लड़की जो है उनका, वो भी ऐसे सोचते हैं कि लड़कियां जो हैं अगर पाउडर वगैरह का प्रयोग करती हैं तो वो अच्छा है। इसलिए वो अपनी पत्नी को कह रही हैं कि अगर वो मेकअप नहीं करेगी तो पाउडर का जो कारोबार है वो कैसे चलेगा। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंटर ही पास करा देते लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो, अर्थात प्रेमा की जो उसकी माँ है उमा की, वो अपनी जो उस लड़की से नाराज़गी है वो पिता के ऊपर छोड़ रही हैं। वो कहती हैं कि अगर तुम उसे बीए पास ना करवाते तो शायद वो मेरी बात तुमने, क्योंकि उसे बहुत अधिक पढ़ा लिखा दिया है इसलिए वो मेरे अब बात नहीं मान रही है। ये जो परेशानी हमें उठानी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि वो अब ज़्यादा पढ़ लिख गई है। अगर तुम उसे टेंथ या इंटर ही पास करवाते तो शायद आज ये परेशानी हमें ना झेलनी पड़ती। राम स्वरूप, बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने पर तो ना जाने क्या हाल करोगी। अर्थात रामस्वरूप ने शंकर और गोपाल प्रसाद को अपनी लड़की जो बीए पास है उसे उन्होंने टेंथ
पास बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि शंकर और गोपाल प्रसाद को कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए, जबकि शंकर खुद तो बीएससी है और एमबीबीएस है, लेकिन उस वो इतना पढ़ा लिखा होकर भी, और जबकि उसके जो पिता हैं वो वकील हैं पेशे से, समाज में हाई सोसाइटीज़ वगैरह में उठते बैठते हैं, दोनों ही पढ़े लिखे होते हुए भी उन्हें बहू कैसी चाहिए? कम पढ़ी लिखी, अर्थात जो उनके विचार हैं वो ये है कि स्त्रियों का जो स्थान होता है वो घरों में ही होता है, लड़के जो हैं वो ही बाहर निकलते हैं। इसलिए उनका ऐसा मानना है कि लड़कियों ने कौन सी अखबार वगैरह पढ़नी है या नौकरी करनी है जो हम अधिक पढ़ी लिखी लड़की लें। इसलिए वो इतने पढ़ लिख कर भी अपने बेटे के लिए 10वीं पास ही लड़की देखने के लिए आ रहे हैं, और रामस्वरूप ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता उनके हाथ से निकल जाए, इसलिए अपनी बीए लड़की को भी वो कम पढ़ा लिखा उनके सामने बताते हैं। प्रेमा: अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप: तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला, इधर, बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ तो ज़रा इधर से। चादर बिछाते हैं। प्रेमा: नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना ली हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है, टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप: क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आया है? जानती हो मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ पर काम करे? दफ्तर के चपरासी ने कहा था आने के लिए, सो नखरे के मारे। प्रेमा: यही का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार भी आ गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले आएगा, दो आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप: हाँ, तो एक बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देता है, जरा करीने से आए। करीना का मतलब क्या होता है बच्चों? कि थोड़ी सी तमीज़ से आए, कि करीने से मतलब वो जब वो आए, जब वहाँ पर शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद आए, तो वो थोड़ा सा तहजीब से आए, और ये लोग ज़रा ऐसे हैं कि गुस्सा तो बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। बच्चों, दकियानूसी का मतलब होता है पुराने ख्यालात वाल। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़कियां चाहते हैं ऐसे कि पढ़ी लिखी ना हों। रामस्वरूप अपने दिल की बात जो है वो प्रेमा से कह रहे हैं कि वो गोपाल प्रसाद और उनका जो लड़का है वो दोनों ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो दकियानूसी ख्यालों के, पुराने ख्यालों के हैं। वो सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, लेकिन वो लड़की ऐसी चाहते हैं वो जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा: और लड़का? रामस्वरूप: बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, अर्थात अगर उसका बाप चाहता है कि कम पढ़ी लिखी हो, तो उसका जो लड़का है वो और भी चाहता है, दकियानूसी ख्यालों का है, और वो और भी चाहता है कि लड़की कम ही पढ़ी लिखी हो। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों को और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये सब, अर्थात रामस्वरूप चाहते हुए भी उनकी उनकी बातों को, उनके विचारों को वो बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि आज उनकी मजबूरी है कि वो अपनी लड़की का रिश्ता एक अच्छे परिवार में करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे दकियानूसी, ऐसे पुराने ख्यालों वाले परिवार के साथ भी वो अपनी लड़की का रिश्ता जोड़ने को तैयार है। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी: बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप: क्या है? रतन: कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए: अरे,
ए प्रेमा, वो आ गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की ओर जाती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा नीचे ही रख रख गया है कमबख्त। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रखा देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ पर दस्तक, अर्थात किवाड़ पर नॉक होता है, जैसे कि कोई आया है। राम स्वरूप, हैं, आइए आइए आइए। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल वाली वीडियो में मैं आगे के जो पेजेस हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद।